हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो आपका कोविड-19 चल रहा है जिससे पूरी दुनिया क्या है अफेक्टेड है, उसके ऊपर मैं कुछ लेक्चर लेके आऊँगा और ये जो बेसिकली लेक्चर होगा वो उसके वोकैब के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगभग 99% चांसेस है कि इसके वोकैब से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें आज ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो बेसिकली मेडिकल टर्म से होंगी और उसको कहीं ना कहीं जो एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं या एपिडेमोलॉजी जो टर्म्स होता है उसमें यूज किया जाता है। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करना, से अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लस इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना ताकि आने वाले एग्जाम के टाइम पर आप इसका प्रॉपर तरीके से क्या कर सको, रिवीजन कर सको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है वोकैब्स बेस्ड ऑन कोविड-19। अब सबसे पहले तो यही समझ जाते हैं कोविड-19 क्या है। तो देखो CO से क्या है आपका कोरोना, ये क्या है कोरोना है, और इसके बाद है ये वायरस, और यहाँ D से क्या हो गया आपका डिसीज। मीन्स कोविड-19 का मतलब हो गया कोरोना वायरस डिसीज, और 19 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो डिसीज आई वो कब आई, 2019 में आई। ओके, अब इसके बाद इसके एक एक टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो कोरोना जो टर्म्स है ना, ये बेसिकली एक लैटिन टर्म्स है जिसका मतलब क्या होता है, क्राउन होता है। क्या? क्राउन। अब एक्चुअली में क्या है, जो ये कोरोना वायरस है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है। कोरोना वायरस की लगभग 100 से भी प्लस, समझ गए, मतलब बीमारियां हैं, मतलब इसके जो लक्षण है वो लगभग 100 प्लस से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइट किया, एक्चुअली में हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ना, अब वो पैंडेमिक बन चुका है। इसके पहले भी कोरोना वायरस आया हुआ है, इसका आउटब्रेक हुआ, जैसे H1N1 का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक तरीके से क्या था, वो भी एक कोरोना वायरस ही था। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि आपने जीका वायरस सुना होगा, वो भी इसी का एक क्या है, मतलब सब वैरायटी है। और वायरस तो आप लोगों को पता है कि वायरस क्या होता है, एक ये पॉइजन की तरह काम करता है जो कि हमारे बॉडी के बाहर सराउंडिंग में क्या है, ये इनएक्टिव है, लेकिन जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में जब आता है ना तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के साथ में ही ये हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, मतलब हमारी बॉडी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अब कोरोना वायरस जो टर्म्स है, ये बेसिकली कोरोना वायरस मैंने पहले बता दिया कि लगभग कोरोना वायरस के लगभग 100 से भी ज़्यादा स्पीसीजेज हैं यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस कोरोना वायरस को हमने नाम क्या दिया है, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस इसलिए इसका नाम दिया है क्योंकि कोरोना वायरस तो बहुत थे, लेकिन ये जो कोरोना वायरस आया है ना वो बिल्कुल क्या है, न्यू। नोवेल का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, मतलब ये बिल्कुल न्यू है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि इसका शेप कैसा होता है, क्राउन की तरह होता है। क्या? क्राउन की तरह होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइक बने होते हैं। आपने शायद पिक्चर भी देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या बने होते हैं, स्पाइक बने होते हैं जो उभरे उभरे हुए होते हैं। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, कोरोना वायरस। और ये बेसिकली डिसीज कैसी है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज है। रेस्पिरेटरी डिसीज का मतलब हो गया ये कहीं ना कहीं आपको ब्रीदिंग करने में, ब्रीथ लेने में कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है, रेस्पिरेटरी डिसीज दे दिया है। किसको, कोविड-19 को। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जितनी भी कोरोना वायरस की बीमारीज होती हैं, जितनी भी डिसीज होती है ना, वो बेसिकली जो होती हैं सब की सब मोस्टली किससे रिलेटेड होती हैं, आपको सांस लेने में ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोरोना वायरस क्या है। इसके बाद आते हैं सास CO2। ये भी टर्म्स आपने सुना होगा, हो सकता है आप एग्जाम में बैठो तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो याद रखना, सास का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है सही तरीके से। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
और जैसा कि आपको पता है COV का मतलब यहाँ क्या हो गया, कोरोना वायरस 2, मतलब ये कोरोना वायरस 2 के डिसीज के कैटेगरी में ये फॉल करता है। इसके बाद बात करते हैं आइसोलेशन। अब देखो, जब सपोज करो कोई पर्सन है, कोई बंदा है, उसको क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया, या कोई इन्फेक्टिवस डिसीज हो गई, ऐसा नहीं कोरोना वायरस की वजह से, इन्फेक्टिवस डिसीज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका कोरोना वायरस आता है, जीका वायरस आता है, TB आता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट करने का मतलब हो गया लोगों से उसको अलग रखा जाता है ताकि लोग उसके कांटेक्ट में ना आए। वो जो मेथड होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें दिया आइसोलेशन यूज टू सेपरेट इल पर्सन्स, मतलब बीमार व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, लोगों से अलग करके रखा जाता है और उसके बाद उसका ट्रीट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म्स और आपका है क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बीमार आदमी है लेकिन यहाँ पे वो आदमी है जो शक के दायरे में है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको भी क्या हुआ है, वायरस इंपैक्ट किया है, मतलब इसे भी बीमारी होने के इसके पास भी मतलब चांसेस हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जब अलग रखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं। ये घर में भी किया जा सकता है, हॉस्पिटल में भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लग रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग ट्रेवल करके इंडिया में आ रहे थे, तो उनको क्या किया जा रहा था, जो गवर्नमेंट थी वो कंपलसरी कर दिया था कि आपको या तो घर पे अपने आप को क्वारंटाइन करना है या हम खुद आपको करेंगे। कितने डे के लिए, मिनिमम 2 वीक्स के लिए। कितने, 2 वीक्स के लिए। तो ये दोनों में अंतर होता है, यहाँ बीमार व्यक्ति को सेपरेट किया जाता है लोगों से, और इसमें जो होता है जो ठीक ठाक व्यक्ति है, मतलब वेल पर्सन्स है, जिसको ऐसा लग रहा है कि बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं अगले टर्म्स पे, इंक्यूबेशन पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है, देखो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे सपोज करो आप हो, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए जिसको कोरोना वायरस था। अब जब कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आप आए तो कहीं ना कहीं वो वायरस आपके अंदर जाएगा। अब जब वो वायरस आपके अंदर जाएगा ना, तो वो जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है ना, 2 to 14 डेज का होता है असर दिखाने का। अब सपोज करो 14 डेज बाद आपको पता चला कि आप क्या हो गए, कोविड-19 से इम्पैक्ट हो गए, मतलब आपको उसने अफेक्ट कर दिया। तो अब ये 2 to 14 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ साइट्स ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज के आने से पहले का जो पीरियड होता है। कब का पीरियड, जब आदमी इन्फेक्ट हुआ और इन्फेक्ट होने के बाद जब वो अपीयर हो रहा बीमारी उसके सामने, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये लगभग हर डिसीज में होता है, TB में भी होता है, एड्स में भी होता है, और इसके बाद H1N1 जो आपका आया था, और इसके बाद स्वाइन फ्लू जो आया था, जीका वायरस जो आया था, ये लगभग सब में होता है इंक्यूबेशन पीरियड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या हुआ, समाज से दूरी बनाना। अब यहाँ समाज से दूरी बनाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका नाम फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, क्योंकि समाज से तो हम दूर रह नहीं रहे हैं, हम तो समाज में ही रहे हैं, हम तो लोगों के कांटेक्ट में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को टच नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से मीट नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या नाम दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे नरेंद्र मोदी जी का स्पीच आया था, तो उन्होंने कहा कि पहले 7 डेज का लॉकडाउन होगा, फिर 21 डेज का लॉकडाउन होगा, फिर उन्होंने बोला कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों से फेस टू फेस मिलने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कांटेक्ट नहीं करते, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, उनसे गले नहीं मिलते हैं, या फिर देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज होती है गले मिलते हैं और उसके बाद उनको मतलब किस भी करते हैं, तो वो चीज़ें हमें क्या करना, अवॉइड करना। इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये ज़्यादातर जो कंटेगुअस डिसीज होती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा बर्ताव रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो टच करने से फैलती हैं। और शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी, कॉन्टीजन करके एक मूवी आई थी, और उस मूवी में जो आज के टाइम पे हो रहा है ना, हूबहू सेम वैसे ही दिखाया गया है, सारी चीज़ें सेम वैसे ही दिखाई गई हैं।
तो उसके जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने इवन ये भी बोला था कि मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं आज एक ऐसी मूवी बना रहा हूँ और इन फ्यूचर जाके ये मूवी का सेम टू सेम ऐसा ही होगा, और सेम वैसे ही हो रहा। अगर आप उस मूवी को देखेंगे ना तो उसमें भी ये सारे टर्म्स यूज किए गए, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सोशल डिस्टेंसिंग, आउटब्रेक, ये सारे टर्म्स मूवी में यूज किए गए हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कोई भी चीज जब सडनली एक पर्टिकुलर स्पेस में क्या होती है, बहुत बड़े तौर पे फैलती है, जैसे बीमारी होती है। अब जैसे जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक था वो सबसे पहले कहाँ पे था, वुहान, मतलब चाइना का जो एक वेट मार्केट है जहाँ पे मतलब ये जानवरों की मतलब बाइंग और सेलिंग की जाती है, वो जो मार्केट है उसी को हम क्या कहते हैं, वेट मार्केट कहते हैं। वेट मार्केट का मतलब था जहाँ पे जिंदा मतलब जानवरों को बेचा जाता है और काटा जाता है, उसी को वेट मार्केट कहते हैं। और वहाँ पे पानी वानी ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, वेट मार्केट। तो ये जो डिसीज आउटब्रेक हुई थी, कौन सी, कोरोना वायरस, वो कहाँ पे हुई थी, वुहान में हुई थी। तो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब कोई डिसीज एक सडन क्या होती, बहुत बड़े तौर पे स्प्रेड होना स्टार्ट करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रेक कहते हैं। और वही बीमारी जब उसी एरिया में पर्टिकुलर रह जाती है और एक लंबे टाइम तक रहती है, मतलब एक ड्यूरेशन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो मलेरिया है, मलेरिया एक एंडेमिक बीमारी है जो इंडिया में ही रह गई है और अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में रह चुकी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कोई बीमारी आउटब्रेक हुई और आउटब्रेक होने के बाद पर्टिकुलर किसी एक एरिया में लंबे समय तक क्या है, अभी बनी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। तो इसमें देखना आउटब्रेक में क्या दिया, अ सडन वायलेंट स्पॉन्टेनियस अकरेंस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता अपने आप से जब कोई सडन वायलेंट होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रेक। और ये ज्यादातर किस केस में यूज किया जाता है, डिसीज के केस में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एंडेमिक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डिसीज कॉन्स्टेंटली किसी भी प्रेजेंट एरिया में, मतलब किसी भी एरिया में प्रेजेंट रहती है, चाहे वो बड़े तौर पे हो चाहे छोटे तौर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई एक बीमारी अफ्रीका में फैली और वो अफ्रीका तक ही सीमित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। एपिडेमिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में जब कोई बीमारी फैलती है, और ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। क्या, एपिडेमिक कहते हैं। जैसे अभी सपोज करो कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो कोरोना वायरस अगर सपोज करो केवल चाइना में रहता ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद वो जब गायब हो जाता तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन बात करते हैं पैंडेमिक की। तो पैंडेमिक में क्या होता है कि पान, यहाँ पान एक टर्म्स है आपका रूट वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है। तो लगभग जो पैंडेमिक होता है ना, ये बड़े एरिया में फैलता है, लगभग 20 कंट्रीज, 50 कंट्रीज। आज का करंट सिनारियो में ये लगभग 181 कंट्रीज में फैला हुआ है, और आपको पता है टोटल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, 193 हैं। तो आज के टाइम पे जो कोरोना वायरस है वो एक तरीके से क्या बन चुका है, पैंडेमिक बन चुका है। मतलब जब कोई बीमारी एक बड़े लेवल पर फैलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। ये लगभग मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आते हैं फोमाइट। फोमाइट क्या होता है, फोमाइट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है, और टच करने के बाद जब उसको कोई एक नॉर्मल पर्सन टच करता है तो वो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोमाइट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका कोई गेट है, अब उस गेट पर कोई एक ऐसा पर्सन आके टच किया जो पहले से क्या था, इन्फेक्टेड था। अब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किस फॉर्म में चला गया है, फोमाइट के फॉर्म में बन गया है। मतलब अब उसको आप बोल सकते हैं फोमाइट है, मतलब वो इन्फेक्टेड है। अब जब उसको कोई ऐसा बंदा टच करेगा जिसको मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, जिसको वायरस नहीं है, तो क्या करेगा, हाथ से अपने मुंह को टच करेगा, तो कहीं ना कहीं जो वायरस होगा उसके मुंह से उसके अंदर जाएगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोमाइट कहते हैं, जो इन्फेक्टेड हो चुका है। और ज़्यादातर जो फोमाइट हो का टाइम जो ड्यूरेशन बताया गया है, वो बताया गया स्टील और प्लास्टिक का, लगभग 2 to 3 डेज तक वो प्लास्टिक और स्टील पर रहता है कोई भी वायरस। आई होप ये वाला टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसका आगे थोड़ा सा और बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद ये वाला आप देख सकते हो, आर नॉट। एक्चुअली में आर नॉट क्या होता है, आर नॉट होता है कि बेसिकली में जैसे कोई वायरस है, तो
वो जो वायरस है ना, अगर वो किसी एक आदमी को इन्फेक्ट करता है, मतलब किसी एक पर्सन को इफेक्ट करता है, तो वो एक पर्सन कितने पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, यही उसका अपना क्या होता है, आर नॉट होता है। जैसे सपोज करो एक पर्सन है, अगर एक पर्सन को वायरस हुआ, अगर इसने केवल एक को ही इफेक्ट किया, तो इसका जो आर नॉट हो कितना है, 1 है। मतलब उस वायरस का आर नॉट कितना है, 1 है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, तो उसका जो आर नॉट हुआ वो कितना हुआ, 2 हुआ। जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का जो आर नॉट है वो 2.323 है। मीन्स इसका क्या हुआ कि अगर सपोज करो एक, मतलब 10 व्यक्ति को अगर ये वायरस हुआ, 10 पर्सन्स को ये वायरस हुआ है, तो चांसेस है कि वो 23 से लेके 23 से लेके 30 पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब कोरोना वायरस का जो आर नॉट है वो 2.323 है। समझ गए? तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, आर नॉट कहते हैं, कि मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन कितने पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, वो उस डिसीज का अपना क्या होता है, आर नॉट होता। तो ये कोविड-19 का आर नॉट कितना है, 2.3223। एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी पर्सन को डिसीज ने इम्पैक्ट किया, लेकिन उसके अंदर वो लक्षण उस टाइम पे नहीं दिख रहा है, मतलब 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक नहीं दिख रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस तो है लेकिन लक्षण नहीं शो हो रहे हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। और ये ज़्यादातर केस में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कोरोना वायरस होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 14 डेज। अब इसके बीच में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो मतलब पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है, मतलब उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है या नहीं किया है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको है या किसको नहीं है। कभी कभी हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि स्क्रीनिंग बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि पर्सन का वहाँ पे हम टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर चेक करने के बाद उसको हम आइसोलेट करके उसको हम क्वारंटाइन करके रख देते हैं कि आप ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर से कि आपको बीमारी होने के चांस आपके पास ज़्यादा हैं, तो उसको हम एसिम्प्टोमेटिक बेस पर रखते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो हम लोग कैसे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं अगर ऐसा चांसेस है। इसके बाद है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, देखो नंबर ऑफ डेथ्स मतलब कितने लोग मरे और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और इंटू 100, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट। देखो फैटल का मतलब क्या होता है, यहाँ डेडली होता है। फैटल का मतलब क्या होता है, डेडली, मतलब डेथ एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे समझना, जैसे सपोज करो कोई एक कंट्री है, वहाँ पे 1000 लोग क्या हो गए, मर गए, और कितने लोग बीमार थे, ये लगभग 10,000 लोग बीमार थे। कितने, 10,000 लोग बीमार थे। तो अब उसकी जो फर्टिलिटी रेट होगी वो कितना होगी, टोटल नंबर ऑफ डेथ मैंने ऊपर रख दिया, नंबर ऑफ केसेस मैंने कितना रख दिया नीचे, और 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो फर्टिलिटी रेट है ना वो लगभग कितना है, 10 है। क्या, 10 है। समझ गए? ये पहले निकाला गया था कहाँ पे, इटली में निकाला गया था कि मतलब इटली का फर्टिलिटी रेट कितना है, तो वहाँ पे भी लगभग ऐसे ही आया था, 10 आया था कोविड-19 के केस में। अब बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट में। अब मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट में अंतर क्या है, देखो मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन का यूनिट लिया जाता है कि मतलब वो ऐसे निकाल लेंगे कि जैसे एक पॉपुलेशन की यूनिट ले लिया और इसमें सिक लोग भी हो सकते हैं और वेल लोग भी हो सकते हैं, मतलब इसमें बीमार लोग भी हो सकते हैं और जो ठीक लोग हैं वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है। और लगभग इसमें 1 लाख लोगों को रखा जाता है। कितने लोगों को रखा जाता है, लगभग 1 लाख लोगों को रखा जाता है। जैसे आप इसको ऐसे रख सकते हो, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ डेथ्स कितने, 1000। अब इसकी यूनिट हमने कितनी बनाई है, टोटल 1 लाख, कितना, 1 लाख मैंने बनाई है। तो इसमें अगर आप इसको चेक करोगे ना तो इसका लगभग 1% है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है कितना, 1%। और आई थिंक कोरोना वायरस का 2% है। कितना, 2% है। मतलब 1 लाख लोगों पर लगभग 2000 लोग मर रहे हैं। तो ये उसकी क्या है, मोर्टेलिटी रेट है। इसके बाद है पीक। पीक का मतलब होता है किसी भी बीमारी का जो टॉप पॉइंट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड,
पहले दिन केस आए 10,000, उसके बाद आए 20,000, उसके बाद आए 35,000, उसके बाद आ रहे हैं 50,000, उसके बाद आ रहे हैं 60,000, उसके बाद आ रहे हैं 90,000। अब एक समय ऐसा आएगा कि 90,000 के बाद क्या होगा, नीचे आएगा 85,000 पे आए, फिर 75 पे आए, फिर 60 पे आए, फिर इसके बाद 30 पे आ गए। अब ये जो इसका पॉइंट था ना, ये पीक पॉइंट था, और कोरोना वायरस का अभी आई थिंक पीक पॉइंट नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक ट्वीट आया था, उन्होंने ये बोला था कि अभी कोरोना वायरस का पीक नहीं आया। ये मैं बात कर रहा हूँ 15 दिन की, सॉरी 1 महीने हो गए होंगे, उस समय उन्होंने बोला था। तो पीक का मतलब होता है टॉप जिसको बोलते हैं, या अपेक्स भी सिनोनिम्स है, वर्टेक्स भी इसका सिनोनिम है, समिट भी है इसका सिनोनिम, समझ गए, या जेनिथ भी बोलते हैं, द टॉप, टॉप भी आप बोल सकते हो, द टिप बोल सकते हो, जब ऊपर का एकदम पॉइंट होता है। तो कोरोना वायरस का अभी तक पीक पॉइंट नहीं आया है। पीक पॉइंट आने के बाद फिर क्या होने लगता है, वो डिक्लाइन होने लगता है, मतलब जो वो कर्व है ना, वो फ्लैटनिंग कर्व होने लगता है, मतलब कर्व आपका फ्लैट होने लगता है धीरे धीरे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस क्या होता है, जिसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, जीरो पेशेंट। जीरो पेशेंट का मतलब हो गया कि ये जो डिसीज है ना, पहली बार किस पेशेंट को इम्पैक्ट किया था, किस पेशेंट को प्रभावित किया था। ऐसा तो है नहीं कि कोविड-19 सबको एक बार में सडनली हो गया, नहीं नहीं। कोविड-19 का मतलब ये था कि जो कोविड-19 था पहली बार किसको हुआ, और इस चीज़ को हम जज कैसे करते हैं, बहुत टफ काम है। तो वो जज एक्चुअली में किया जाता है डॉक्यूमेंट के प्रूफ पर, कि मतलब किस पर्सन को सबसे पहले डॉक्टर ने चेक किया, और डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इसको क्या है, कोविड-19 हुआ है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस कहते हैं। ये लगभग हर एक डिसीज में होता है, चाहे वो जीका वायरस हो, चाहे H1N1 हो, जिसको स्वाइन फ्लू आप बोलते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। और इंडेक्स केस आई थिंक ऐसा माना जा रहा है, आया भी है, ये प्रूफ भी हो चुका है कि वो आपके वुहान से आया हुआ, और एक लेडी को हुआ था जो 57 ईयर्स की थी। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस, जीरो पेशेंट इसको हम कहते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड आपको बहुत सिंपल सा समझ, नाम से समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड में क्या होता है, जो वायरस होता है या जो कंट्रागुअस डिसीजेज होती हैं, वो पूरी एक क्या होती है, कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगती है। मतलब कि जैसे अगर सपोज करो किसी कॉलोनी में एक पर्सन को हुआ, तो अब उस पूरी कॉलोनी में वो डिसीज फैलना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कम्युनिटी स्प्रेड। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, बेसिकली एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम आंखों पे लगा के मतलब चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसको कोई बीमारी का लक्षण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, स्नीजिंग उसको हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। आई होप ये जो वोकैब मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। और मैं जैसा कि आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें एंडेमिक, पैंडेमिक और एपेडमिक, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और आ भी चुके हैं, तो उन पे थोड़ा सा आपका विशेष फोकस होना चाहिए। अब मैं इसी के साथ अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश करता हूँ, और मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।